हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। रिमोट टायर का उपयोग किया गया है। देख सकते हैं कि कांच नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। ऐसा होता है तो ये कैसे खुलेगा? लाख से खुलेगा ना। जो यात्री जाते हैं वो सीट से अधिक संख्या में इस बस में ले जाए जाते हैं। बस की बॉडी की बात की जाए तो ये भी काफी पुरानी चुकी है। सीटें उतनी मजबूत नहीं, मेडिकल बॉक्सेस भी नहीं है। बस संचालकों की मिली भगत के कारण ये सब कुछ संचालित हो रहा है। और किस तरीके से इसको आरटीओ विभाग ने चेक किया होगा और कैसे इसको फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी किया होगा। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भले ही विकास की नई इबारत लिख रहा हो, लेकिन उसकी गिनती आज भी नक्सल प्रभावित राज्यों में ही होती है। यह सही भी है। प्रदेश के कुछ जिले जो नक्सलवाद की आग में धधक रहे हैं, माओवादी यहां वारदातों को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराते रहे हैं, लेकिन अब इनकी सूरत बदलने वाली है। छत्तीसगढ़ में माओवाद के गढ़ दंतेवाड़ा में देश के प्रधानमंत्री आमद देने वाले हैं। माओवादी मोदी के आने के मायने बखूबी जानते हैं, लिहाजा वो प्रधानमंत्री के दौरे से बौखला गए हैं। पहले पर्चे, बैनर और अब पेड़ गिराकर रास्तों में गड्ढे कर दौरे पर ऐतराज जता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बस्तर की विकास की राह में रोड़ा बन पाएंगे नक्सलवादी? क्या मोदी का दौरा नक्सलवाद के खात्मे में मील का पत्थर साबित होगा? और क्या वाकई मोदी से डर गए हैं माओवादी? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से निकली नक्सली खात्मे की राह, क्या होगा विशेष पैकेज का ऐलान? क्या इसलिए बौखलाए हैं नक्सली? आज इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। रायपुर में तेज आंधी तूफान में उखड़े बीजेपी के टेंट, पुलिस समेत 45 से ज्यादा लोग जख्मी। प्रधानमंत्री का रायपुर दौरा रद्द। पीएम के दौरे से पहले सुकमा में एस्सार पाइपलाइन में धमाका, पुलिस को घटनास्थल पर माओवादियों के होने की मिली सूचना। सीएम शिवराज ने ली मंत्रियों और अफसरों की क्लास, आज 3 विभागों की हुई समीक्षा, अगले 7 दिनों तक जिम्मेदारों से करेंगे 1-to-1। छत्तीसगढ़ में आईटी को बढ़ावा देने के लिए मैट के अफसरों के साथ सीएम रमन ने किया मंथन, प्रदेश में चल रही योजनाओं की दी जानकारी। व्यवसायिक परीक्षा मंडल पर सबूत देने का दावा करने वाले प्रशांत पांडे का एक और झूठ उजागर, ट्रक से नहीं जानवर से टकराने पर पलटी थी कार। पीसीआर को फोन पर प्रशांत ने खुद बताया था घटनाक्रम।
मध्य प्रदेश में 10 और 12 मई को आएंगे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के नतीजे। 19 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी है परीक्षा। भोपाल के सुभाष नगर फाटक पर अवैध फर्नीचर की दुकानों पर चला निगम का बुलडोजर। रायपुर में कल आईपीएल का पहला मुकाबला, दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहुंची राजधानी। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस में दिखा उत्साह। और सलमान खान के बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, केस चलने तक नहीं जाएंगे दबंग जेल, फैंस में खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर आने के ठीक पहले 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहली तस्वीर माओवादियों के बहिष्कार की है, तो दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अल्ट्रा मेग स्टील प्लांट के लिए होने वाले एमओयू के विरोध की। इन तस्वीरों के साथ ही ये सवाल भी सुलगने लगा है कि मोदी का दौरा बस्तर के लिए कितना जायज है। क्या मोदी का दौरा बस्तर के लिए विकास के रास्ते खोलेगा? क्या मोदी का दौरा नक्सलवाद पर लगाम लगा पाएगा? सवाल कई है, लेकिन जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण में जरूर खोजा जाएगा जो नक्सलवादियों की माद में बैठकर मोदी देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से नक्सली बौखलाए हुए हैं। दौरे की मुखालफत में रोज नए फरमान जारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पीएम के दौरे का विरोध का ऐलान किया है। कांग्रेसी काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। ये तस्वीरें नक्सलियों की हताशा की हैं। ये तस्वीरें माओवादियों की निराशा की हैं। ये डर है लाल आतंक का झंडा बुलंद करने वाले नक्सलियों का, जो पीएम मोदी के दौरे से पहले विरोध के रूप में सामने आ रहा है। खौफ में हैं दहशतगर्द, सहमे हुए हैं छत्तीसगढ़ को छलनी करने वाले। डर है मोदी नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का मंत्र ना दे जाएं। आजादी के 68 साल बाद बस्तर में विकास की बयार आने वाली है और अब बस्तर की पहचान लाल आतंक से नहीं बल्कि तरक्की से होगी। बस्तर कागजों में विकास होता रहा, लेकिन बुनियादी बांट आज भी बस्तर इस उम्मीद से जो रहा है कि वो दिन कब आएगा जब बस्तर की तस्वीर बदलेगी। तमाम उम्मीदों के बीच बस्तर पहुंच रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ दे भी देते, लेकिन मोदी का विरोध मोदी के आने के पहले ही शुरू हो गया। बस्तर के विरोध की 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसकी उम्मीद पहले से ही थी। एक तस्वीर माओवादियों के विरोध की है। दंतेवाड़ा दौरे पर आ रहे मोदी के दौरे का बहिष्कार करने की अपील वाले ये माओवादी पर्चे पूरे अबूझमाड़ में जगह जगह फेंके गए हैं। माओवादी विरोध के इन पर्चों के फेंके जाने के बाद सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा की सीमाएं सील कर दी हैं। सीमाओं के सील होने से नाराज नक्सलियों ने उन तमाम रास्तों को खोद डाला है जहां से बस्तर के बाशिंदे निकलकर मोदी की सभा में पहुंचते हैं। दरअसल नक्सलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ कर पीएम के दौरे के विरोध का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों का हिमायती बताते हुए नक्सलियों ने केंद्र सरकार के कामकाज को जन विरोधी करार दिया है। नक्सलियों का दावा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश भर में जन विरोधी और देसी विदेशी कारपोरेट घरानों के पक्ष में आर्थिक और औद्योगिक नीतियों का तेजी से विकास हुआ है। माओवादियों ने मोदी के दौरे के विरोध में 8 और 9 मई को बंद का आह्वान किया है। सूबे के मुखिया भी कह रहे हैं कि माओवादी विकास विरोधी है। वो और मजबूत करेंगे। और जहाँ तक सवाल है बस्तर के विकास के लिए मोदी जी आ रहे हैं, बस्तर के लिए रेलवे लाइन लेके मोदी जी आ रहे हैं, बस्तर के लिए विकास के लिए युवा पीढ़ी के लिए स्टील प्लांट का निर्माण की बात करने आ रहे हैं, तेंदुपत्ता के बोनस का वितरण के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं जो बस्तर के लिए हैं,
मुझे लगता है कि सब मिलके मोदी जी का हम स्वागत करेंगे और नक्सलियों ने जो कहा है वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। इधर माओवादी विरोध के बीच ही दूसरी तस्वीर बस्तर में 18 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट के विरोध की है। ढिलमिली में शुरू होने वाले इस प्लांट का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। प्लांट की स्थापना के विरोध में क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने विशेष सभा कर प्लांट के विरोध में न्यायालय जाने की रणनीति तैयार की है। वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के दौरे का काली पट्टी बांधकर विरोध करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के एक भी शहर कोई स्मार्ट सिटी की जो सूची 100 शहर बनाने जा रहे हैं उसमें एक भी का स्थान नहीं मिला है और इस कारण से नरेंद्र मोदी जी के आगमन का हम विरोध कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। घोर नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा आकर पीएम मोदी जो संदेश देना चाहते हैं वो शायद नक्सलियों ने पहले ही भांप लिया है। अभी तक लोगों को गुमराह कर लहू बहाने वाले लाल आतंकी आगाह हो गए हैं, क्योंकि विकास और भरोसे से ही नक्सलवाद पर लगाम लगाई जा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी का दौरा माओवादियों के ताबूत में अहम कील साबित होगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी। तो जब नक्सलवाद पर नकेल की हो बात, दौरे से बौखलाए माओवादी तो सवाल उठते। मोदी के दौरे से क्यों बौखलाए हुए हैं नक्सली? क्या दौरे से निकलेगी नक्सलवाद के खात्मे की राह? नक्सलवाद के नाम पर क्या छत्तीसगढ़ को मिलेगा विशेष पैकेज? तो इस मसले पर बात करने के लिए रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश रोहिया जी। साथ ही हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुंदरानी जी। पहला सवाल त्रिवेदी जी हमारा आपसे ही है। त्रिवेदी जी, ये जिस तरह से माओवादी प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध कर रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं? इसका मायने सीधा है कि वो उनको प्रतीकात्मक रूप से विरोध करना ही है, क्योंकि नक्सलवाद का मुख्य आधार ये कि भारत की जो लोकतांत्रिक सत्ता है उसका विरोध करना। उनका कहना यह है कि वो इस सत्ता को जो संसदीय लोकतंत्र पे चलती है उसको वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं और बंदूक की नोक के बल पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और इसलिए उनका जितना भी काम है कि वे किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समर्थन देने के नहीं। और प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक हैं। राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र के प्रतीक है और प्रधानमंत्री लोकतंत्र के प्रतीक है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब राष्ट्रपति यहाँ आई थी प्रतिभा पाटिल, तब भी उन्होंने इसी तरीके से काफी विरोध दिखलाया था। ये विरोध दिखलाकर वास्तव में वो अपने आकाओं को ये बताना चाहते हैं कि हम लोकतंत्र का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि पिछले कुछ माहों में जिस तरीके से नक्सलियों को पीछे ढकेला गया था, जो सुरक्षात्मक उपाय तेज कर दिए गए थे उसके उनको पीछे ढकेल दिए गए थे और उनके लिए बड़ा कठिनाई का सामना आ रहा था। और इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने बड़ा हमला करके सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की थी और हमारे काफी सारे जवान उसमें शहीद हो गए थे। तो उनका ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इसी प्रक्रिया का एक अंग है कि जिसमें वो हर लोकतंत्र के प्रतीक का वहाँ पे विरोध करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि एक नक्सलवाद का एक सबसे बड़ा काम ये है कि जितने भी विकास के प्रतीक हैं उनको ध्वस्त करें। हम देखते हैं वो सड़कों को काटते हैं, पानी की टंकियों को उड़ा देते हैं, स्कूलों को उड़ा देते हैं, अस्पताल को उड़ा देते हैं, सड़क उड़ा देते हैं। वो किसी भी विकास के प्रतीक को वहाँ रहने नहीं देना चाहते। और ये जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसके साथ ही एक जो बड़ा भारी 30 लाख टन वार्षिक लोहे के उत्पादन वाला अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट लगने वाला है, तो जिससे कि वहाँ का नक्शा बदल सकता है। उसके अलावा
जो वहाँ पे शिक्षा के लिए जो नया प्रसार हो रहा है, ये उसका भी वहाँ पे जायजा लेने वाले प्रधानमंत्री, और जिससे कि लिवलीहुड की जो नक्सल हमले पीड़ित बच्चे हैं, जिनके माता पिता मर गए, अनाथ हो गए, विकलांग हो गए, इनकी सबकी शिक्षा के लिए व्यवस्था कर रहा है। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, वो प्रधानमंत्री उसके प्रतीक बनते हैं और उस प्रतीक का विरोध करने के लिए वो सामने आए हैं, और ये उनकी मजबूरी है। ये अगर वो नहीं करेंगे तो उनको अपनी उपस्थिति वो लोगों को भी प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, वो कुछ कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मैं मान के चलता हूँ कि दूर दराज में कहीं न कहीं 2-4 वो बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे, पर उससे प्रधानमंत्री के दौरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल त्रिवेदी जी, हम आपके पास फिर से आएंगे और हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति जी के आने पे उन्होंने विरोध जताया था। राष्ट्रपति जी संवैधानिक पद पे सर्वोच्च हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने पर कोई नई कार्य योजना हो सकती है, नक्सलाइटों को सफाया कैसे किया जा सकता है, इस बाबत भी कुछ हो सकता है। विशेष पैकेज की बात करें या सेना बुलाने की बात करें, ये भी हो सकता है। लेकिन हम आपके पास उत्तर आएंगे। हमारे साथ राजेश सिरोठिया जी है। राजेश जी, आपने जिस तरह सुशील त्रिवेदी जी को आपने अभी सुना, और जिस तरह मैंने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई कि उन्होंने गड्ढे खोदकर सड़क में बैनर फेंक करके बकायदे उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें उसका विरोध किया है। इस तरह जो विरोध करने का उनका तरीका है और प्रधानमंत्री को नहीं आने देना चाहते, तो उससे क्या ये मायने निकाले जा सकते हैं क्या कि प्रधानमंत्री जी के आने पे कुछ नई रणनीति हो सकती है नक्सलाइटों के खिलाफ, और खासकर ये बात की हो सकता है सेना का इंटरफेयर न हो? जी, अभी जो सुशील त्रिवेदी जी बात कर रहे थे, वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत लंबे समय तक वहाँ काम किया है, और वो जो बात कह रहे हैं उनमें निश्चित रूप से काफ़ी हद तक सच्चाई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक वहाँ नक्सलाइट का कवरेज किया है। तो वहाँ पर जब ये मध्य प्रदेश से हटके जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था, तो उसके जो सूत्रधार थे श्री लखीराम अग्रवाल, उनसे मेरी चर्चा हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि आप एक राज्य बनाने नहीं जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, 2 राज्य बनाने जा रहे हैं। एक राज्य वो है जो कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत शासित होगा, और दूसरा राज्य जो कि नक्सलाइट के जरिए होगा। क्योंकि मेरी एक बहुत स्पष्ट मान्यता है कि अगर मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ का ये इलाका होता तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या इस हद तक नहीं बढ़ती। खैर, ये बैकग्राउंड की बात है। और बाद में लखीराम जी जब कभी एक बार मिले अजीत जोगी राज के दौरान, तो उन्होंने एक व्यक्तिगत बातचीत में मेरे से स्वीकार किया था कि मेरे से ये गलती हो गई। लेकिन जहाँ तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े विकास के प्रतिमान स्थापित हुए छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से में, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नक्सलाइट के कब्जे में है। इसको मानने से किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। वहाँ की ग्राउंड रियलिटी और ज़मीनी हकीकत यही बात कहती है कि नक्सलाइटों ने एक बहुत बड़े भूभाग पर, जिसमें बस्तर ही नहीं, अब उन्होंने सरगुजा का एरिया भी, जो पहले बहुत, जिस समय मध्य प्रदेश आधे से ज्यादा, जी, जिस समय मध्य प्रदेश के साथ में था छत्तीसगढ़, तब उनकी एक्टिविटी शुरू हुई थी पलामू से लग के जो वाड्रफनगर और रामानुजगंज की तरफ। लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़े हिस्से में वहाँ पर भी कर लिया है। इधर रायगढ़ के आसपास भी उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी बड़ी हैं। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है वो तो पूरी तरह से उनके कब्जे में है, कांकेर तक यहाँ तक आते हैं। और दुर्ग में और रायपुर में जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं होती हैं, उनके बाकायदा बेस कैंप हैं, राजनांदगांव में भी, और वो अपनी एक्टिविटी चलाते हैं। और वो किसी भी राजनीतिक प्रभुसत्ता जो है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई, उसको वो दखलंदाजी मानते हैं अपने इलाके में। तो मोदी का जो ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि हमारी सल्तनत के बीच में हमारी परमिशन के बगैर ये चीज कैसे हुआ। और नक्सलवादी प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में। राजेश जी, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ है वह छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ हैं। हम उनसे एक बात कर लेते हैं। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में। जी नमस्कार जी। सिंहदेव जी, एक यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी अगर बस्तर आ रहे हैं, दंतेवाड़ा आ रहे हैं, कई सारी विकास के बातें हो रही हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी ने भी कहा, और भी बातें हैं, तो आप कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? अगर छत्तीसगढ़ के विकास की कुछ बातें होती है, जैसे कि स्टील उद्योग की बात हो रही है, संभवतः ये भी बात हो सकती है जिसमें हमने चर्चा भी रखी है कि नेक्स्ट स्लाइड जो समस्या है उसको समाप्त करने के लिए कोई नई रणनीति बनाई जाए, तो इस बाबत ये अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए, क्यों विरोध कर रही कांग्रेस? प्रधानमंत्री जी के छत्तीसगढ़ आने का और प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्यों को करने का कोई विरोध ना आज है, न कल रहेगा, न इसके पहले कभी रहा।
किंतु विरोध इस बात का है कि यदि विकास किसानों की जमीन लेके होगा, यदि विकास का पैमाना उद्योगपतियों को ही बढ़ावा देना है और किसानों को और विस्थापित किसानों को ना उनको अपने उपज का दाम सही मिलेगा, ना उनके लिए बोनस की बात होगी, ना मनरेगा के काम खुलेंगे, ना नेशनल हाईवेज की बात होगी, अगर इस प्रकार की बातें हैं तो निश्चित रूप से अगर ये पहलू भी सामने ना रखा जाए तो वो अधूरा रह जाता है। जहां तक रही नक्सलवाद की बात, ये वही सरकार है जिसने झीरम घाटी के दुर्घटना को मैं तो कहूंगा कि घटित होने दिया और प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में सत्ता में आने के बाद कोई भी कदम नहीं उठाया। बनस्पत इसके उनके गृह मंत्री जी ने लोकसभा में ये कहा कि नहीं, ये तो इन्होंने रूट बदला इसलिए ऐसी घटना हो गई। तो जिस सरकार के गृह मंत्री को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके राज्य की सरकार के पुलिस अधिकारी जुडिशियल इंक्वायरी में ये बयान दे रहे हैं कि नहीं, रूट नहीं बदला गया था, तो ऐसे लोगों से नक्सलवाद की समस्या को निपटाने में हम लोग कतई उम्मीद नहीं रखते। ये बातें सामने आई थी नान घोटाले के संदर्भ में भी कि एक जो दस्तावेज मिले थे उसमें रेड ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने की भी बात का हवाला था जी। यदि प्रधानमंत्री जी उसकी सीबीआई इंक्वायरी या एसआईटी की इंक्वायरी सिटिंग जज के माध्यम से कराते तो हम लोगों का विश्वास बढ़ता और इसमें फिर कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं होती। किंतु अगर बात ऐसा रहेगा और दृष्टिकोण ऐसा रहेगा कि अपने को हमको बचाना है और दूसरों की हमको परवाह नहीं है, तो फिर ऐसी भावनाएं सामने आती हैं जिससे कि लगता है कि विरोध हो रहा है। सिंहदेव जी, यहाँ दो सवाल उठते हैं। जैसा कि आपने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं की, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब तक राज्य सरकार सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा नहीं करेगी तो सीधे केंद्र सरकार उसमें इंक्वायरी नहीं करती है, पहला। दूसरा, निश्चित तौर पे आपने कहा झीरम घाटी ये सब बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी, वो हम उसको मानते हैं। लेकिन अभी तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया वाली बात है, छत्तीसगढ़ के विकास की बात है। अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ छत्तीसगढ़ को तोहफे के तौर पे मिलेगा, तो उसको एक तरह से, ठीक है आपने वो एक विरोध जताया, उसको एक तरह से स्वागत योग्य बात करनी चाहिए। जो अच्छी बात होगी उसका हम लोग निसंदेह स्वागत करेंगे। यदि रेलवे लाइन बिछाई जाती है प्राथमिकता के आधार पे तो उसका स्वागत कौन नहीं करेगा, हम लोग भी स्वागत करेंगे। लेकिन रेलवे लाइन जिन किसानों की जमीन के ऊपर से अगर जाती है, यदि ऐसा हुआ तो उसमें अगर दृष्टिकोण ये होगा कि केंद्र में उनकी सरकार बैठी है, राज्य में उनके ही दल की सरकार बैठी है, जैसा आपने सीबीआई इंक्वायरी के संदर्भ में कहा, उनके कहने पे ये भी कर सकते थे, अपने से कह के भी वो अपनी सरकार को कह सकते थे कि नहीं भाई इंक्वायरी के लिए आप इसमें विरोध मत करो, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से इंक्वायरी होनी है तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए था। अतिरिक्त उसके यदि विकास की कोई ऐसी बातें जिसमें कि सर्वत्र जनहित निहित होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास यदि होता है तो उसमें आपत्ति क्यों होगी, नहीं होगी। जो उद्योग आ रहे हैं इसमें सर्वप्रथम अगर हमें ये दिखता है कि अंबानी और अदानी जो न जाने कितने मंजिले घरों में रहते हैं उनको अगर लाभ मिल रहा है और हमारे लोग बेघर हो रहे हैं, यहाँ रोजगार गारंटी चालू नहीं हो रहा है, तो उद्योग के साथ में ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जहाँ उद्योग नए खुल रहे हैं क्या आपने लोकल लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए आईआईटी आईटीआई खोले, आपने पॉलिटेक्निक खोले, उनके भर्ती के लिए प्रावधान किया, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया। उद्योग छत्तीसगढ़ में बैठेगा किंतु लोग उसमें जो एम्प्लॉयमेंट में आएंगे वो कहाँ के होंगे। देश के दृष्टिकोण से हमें आपत्ति नहीं है, किंतु जहाँ के संसाधनों का आप विकास करेंगे क्या वहाँ के लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राथमिकता दी, यदि दी है हम लोग मोदी जी का स्वागत करेंगे। एनएमडीसी का कार्यालय हैदराबाद में है, अगर मोदी जी आके कहें कि नहीं हम बस्तर में एनएमडीसी का कार्यालय खोलेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की चीज अगर बाहर जाती है और लाभ भले देश को होता हो, छत्तीसगढ़ को अगर पहला लाभ नहीं हो रहा है तो एक दृष्टिकोण हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं जो लग सकता है कि सीमित दायरे का दृष्टिकोण हो, किंतु हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ में होने के नाते पहले छत्तीसगढ़ के साथ जरूर जुड़ती है। सिंहदेव जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सिंहदेव जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की बात आपने कही कि किसानों की जमीन जाएगी तो हम नहीं बनने देंगे, बाकी विकास हो तो बुरा नहीं, तो विकास क्या आसमान में होगा? आप एक बात समझिए कि जो अधिग्रहण के कानून बने हुए
आप तो हो क्या रहा है, आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर कारखाना खुले, लेकिन किसानों की जमीन का तो किसान की जमीन हवा में बनेगा क्या? वो जमीन तो ले ली जाएगी, लेकिन उनका मुआवजा सही मिले, उनको रोजगार मिले, इस चीज को सुनिश्चित करने पर आप जोर दें। ऐसे लगता है कि प्रकारांतर से नक्सलवाद माओवादियों की भाषा ही आप बोल रहे हैं। आपने सवाल किया, उनका उत्तर आने दीजिए। जी क्षमा करेंगे, मैं इसी दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता हूँ। हूबहू यही भाषा मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में रहती है कि क्या उद्योग हवा में बनेंगे। यदि यूपीए की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल जो 120 साल पुराना था उसमें संशोधन किया गया था, तो उस बिल में ये नहीं कहा गया था कि उद्योग नहीं लगेंगे। उस बिल में ये कहा गया था कि किसानों की सहमति से उनकी भूमि ली जाए। तो क्या एनडीए की सरकार किसानों के, भारत के नागरिक के, उन्हीं आदिवासी जिनके हित की बात आप कर रहे हैं, उनकी सहमति लेना ये आवश्यक नहीं समझते? हम इतने नासमझ और इतने गंवार हैं और इतने अनपढ़ हैं और इतने दूर दराज में रहने वाले हैं कि हमारे को पूछने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमारी चीज आप लेना चाहते हो। अदानी की और अंबानी के घर को हम लेके और सरकारी दफ्तर वहां खोलते हैं, क्या वो देंगे? क्या जो दूसरे गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपनी जमीन देके इनको, जो बेदखल लोग होंगे उनको अपनी जमीन उपलब्ध कराएंगे? नहीं कराएंगे। अपनी चीज कोई नहीं देना चाहता, और यदि उनकी सहमति ली जाती है तो दिक्कत क्या है? जब आप उनकी सहमति लोगे तब उनको सही मुआवजा, तब उनको सही इंक्लूजन, तब सही मायने में जो प्रोसेस आप कह रहे हो कि उनको लाभ मिलेगा, तब उनकी आवाज बनेगी। और यदि उनको एक गूंगी गुड़िया के रूप में आप बैठा दोगे कि हमको जब चाहिए आपको कुछ नहीं मालूम कि आपका हित कहाँ है, हम आए हैं, हम गुजरात से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, हम बाहर से आए हैं, आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो, आप अपना हित कतई नहीं समझते, आप नासमझ लोगों को हम बताने के लिए आए हैं, इसमें आपका हित है। छोड़ो अपनी जमीन हम लेके जा रहे हैं और हम उद्योग लगा रहे हैं। भैया आप मेरे को बताओ कि ऐसे उद्योग जहां लगे हैं वहां के कितने स्थानीय लोगों को किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध हुआ है, आप मेरे को बता दो। कोयले के खदान छत्तीसगढ़ में खुले हैं, कोयले के खदान सरगुजा क्षेत्र में खुले हैं, बेलाडीला के माइंस बस्तर क्षेत्र में खुले हैं। कितने छत्तीसगढ़ लोगों को वहां पर किस तरह का एम्प्लॉयमेंट मिला? सिंहदेव साहब हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। निश्चित तौर पे आपने कहा कि अभी तक जितनी भी छत्तीसगढ़ में इस तरह के उद्योग लगे हैं उनमें छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो हमारा ये सवाल यहाँ उठता है कि अपने को पहल उस तरफ करनी चाहिए कि इनको रोजगार दो ज्यादा से ज्यादा। आगे जो उद्योग लगेंगे उनमें पूरे 100 के 100% छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार दिया जाए, इस बात की पहल होनी चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध होना चाहिए। जब आप इनको विस्थापित करते हो उस समय यदि आप इनको अधिकार देते हो अपनी सहमति देने का, तो आप निश्चित रूप से मानो कि इनकी आवाज मजबूत होगी और इनके लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। यदि ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जिनकी पार्टी ने 1 साल पहले सर्वसम्मति से कानून को पारित किया और चुनाव जीतने के बाद में उसी कानून को वो बदल देते हैं, तो हमारा विश्वास ऐसे प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहता। और ये कारण विरोध करने का है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये नीतिगत विरोध है। जी जी बिल्कुल सिंहदेव साहब। और राजेश जी एक संक्षेप में और सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी सिंहदेव साहब एक बात बताइए मेरे को कि अगर रेलवे लाइन डल रही है कोई और 5 किसान उसके लिए सहमत हैं और अगले 5 किसान जो है उसके लिए तैयार नहीं है जमीन देने के लिए, तो क्या रेलवे लाइन को सड़कों की तरह आड़ा टेढ़ा मोड़ा जाएगा क्या? थोड़ा सा हमें व्यवहारिक नजरिए। वो भी है, एक विकल्प वो भी है। और आप उन लोगों के दर्द को समझिए जहां पर आपने बड़े बड़े ट्रांसमिशन की लाइन ले गए हैं और देश में ऐसा कानून बना हुआ है कि बिना सहमति के हम आपके घर और खेत के ऊपर से बड़ी लाइन ले जाते हैं। जी मेरे और आपके घर के ऊपर से अगर ऐसी पावर की लाइन नहीं जाती है तो मेरे और आपको तकलीफ नहीं होती है। मेरे को लगता है कि नहीं, बिजली जली, देश को बिजली मिली, लेकिन उन लोगों का भी ध्यान हमको रखना जरूरी है। नक्सलवाद क्यों होता है? जब आप लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करके और कोई विकास के नाम पे काम करते हो और उनकी भावनाओं को नहीं देखते हो, तब असंतोष उत्पन्न होता है। और इस दायरे में भी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि उनके दृष्टिकोण को भी समझिए। यदि आप उनके जमीन को लेने का अधिकार उनकी सहमति में देते हैं तो दिक्कत क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो भली भांति नहीं समझ सकते कि उनका हित किसमें है, देश का हित किसमें है? इतना विश्वास तो अपने देश के उन नागरिकों पे करिए जिनको आप सोचते हैं कि नहीं वो तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन पे भी तो विश्वास करिए। रेल लाइन टेढ़ी जा रही है, 70% का प्रावधान है, 80% का प्रावधान है, कुछ लोग राजी होंगे, जो नहीं होंगे उसमें अधिग्रहण का प्रावधान फिर भी था, विकास का प्रावधान फिर भी था।
उस कानून में ये व्यवस्था नहीं थी कि विकास नहीं होगा या उद्योग नहीं लगेंगे या सड़कें नहीं बनेंगी या रेल लाइन नहीं लगेंगे। हम अपने देश के नागरिकों को उनकी भूमि का, जिसके कि हम कहते हैं कि वो मालिक हैं, और हम कहते हैं कि संविधान में ऐसा प्रावधान हमने रखा है कि राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को हम क्यों ओवरराइड करना चाहते हैं? अगर हमने अपने संविधान में अधिकार दिया है तो एक किसान है, उसकी आवाज नहीं है, उसको और दबा दो। एक आदिवासी समाज का रहने वाला है, उसको दरकिनार करो कि तुम कुछ नहीं जानते। हम बताएंगे कि देश का हित किसमें है। सिंहदेव साहब, हम आपको थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे। बिल्कुल बात सही है। निश्चित तौर पे ये राष्ट्रीय जो आपका विरोध करने का है, ये आपकी नीतिगत निर्णय केंद्र से आया है, मैंने आपके हाईकमान से आया है, इसलिए विरोध करना जरूरी है। लेकिन जहां तक मैं आपको समझता हूं, आपका जो नेचर है, आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसमें निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जैसे नारे जो बुलंद करने की बात है वो धूमिल पड़ रहा है, वो आप नहीं चाहते होंगे। अब चूंकि आपकी पार्टी का ये निर्णय है तो उसमें आपको भी विरोध में शामिल होना जरूरी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ, सिंहदेव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी, आप अपनी बात कर रहे थे कि नक्सलवाद, क्या हमारे सवाल यहाँ ये है कि मोदी जी के दौरे से क्या नक्सलवाद, माओवादी घबरा गए हैं? नहीं, वे बिल्कुल नहीं घबराए हैं। आप देखिए, ये उनकी सत्ता में जो उनकी एक समानांतर सत्ता उन्होंने बना रखी है, उसमें दखल हो रहा है, उसमें दखल हो रहा है, तो वो उसके लिए बौखला रहे हैं। बौखला नहीं रहे वो, इसके लिए वो अभी कुछ करेंगे जतन। मोदी जी के कार्यक्रम को कोई वो डिस्टर्ब कर पाए नहीं है, लेकिन आने जाने, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉर पैटर्न पर लड़ते हैं। और देखिए, दुनिया में आप जानते हैं, स्कॉटलैंड से लेकर आज तक गुरिल्ला वॉर पैटर्न पर जो भी हमला करता है, उनसे निपटना बहुत मुश्किल बात होती है और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि वो छुप के हमले करते हैं। वो छुप के अचानक हमले करके पूरी फोर्स को बेतहाशा कर देते हैं और फिर उनसे कभी डायरेक्ट इनकाउंटर बहुत कम लगाते हैं। और समस्या ये देखिए, ये प्रेशर की राजनीति है। अब देखिए, ये सिंधु साहब यहाँ चैनल पर कुछ भी कह रहे हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। वहाँ नक्सली अपनी सत्ता, माओवादियों की अपनी सत्ता चलती है और उनकी सहमति के बगैर कुछ भी नहीं होता है। और जहां तक बात उनकी आदिवासियों की कर रहे हैं, तो इतने साल तक इन आदिवासियों को जब नक्सलवाद नहीं था तो वहां पर रेलवे लाइन क्यों नहीं डाली गई, तब वहां पर सड़कें क्यों नहीं बिछाई गई? थोड़ा सा आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक दर्शक है दमोह से, प्रदीप जी, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, सवाल करें। सर, अभी तक की सरकारों ने माओवादियों के समक्ष बातचीत के बहुत मौके दिए, लेकिन ये लोग लोकतंत्र, न्यायपालिका और संविधान का विरोध करते हैं, कहीं से भी बातचीत को तैयार नहीं है। और ये हमेशा रोजगार उन्मुखी और संचार हर चीज का विरोध करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब श्रीलंका में लिट्टे का खात्मा हो सकता है और पंजाब में खालसा आतंकवाद का खात्मा हो सकता है, तब क्या आज ऐसा समय नहीं आ गया है कि इनको बातचीत का आखिरी मौका दें और एक विशेष पैकेज दें? इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस और स्थानीय पुलिस और सेना को उनको फ्री छूट दे दी जाए। बिल्कुल सही प्रदीप जी, आपका उत्तर हम सुशील त्रिवेदी से भी जानेंगे, हम आपका उत्तर हम अपने राजेश सिरोठिया से भी उत्तर लेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। सीएक लाई है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। यार, आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी, पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूमते तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज़ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ एक्सप्रेस। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो,
कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज चर्चा हो रही है मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर। हम ब्रेक में जाने से पहले हमने सुशील त्रिवेदी से भी जाना, हमने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव से भी जाना, उन्होंने क्यों विरोध कर रहे हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, हमने राजेश्वर उठे से जाना। हमारे एक दर्शक ने, डॉक्टर साहब सुशील त्रिवेदी जी, हमारे एक दर्शक ने ये सवाल किया है कि जो माओवादी हैं उनसे बहुत ज्यादा विनम्रता से कई बार बात हो चुकी है, कई मौके दिए जा चुके हैं, अब वो समय आ गया है कि एक आखिरी मौका देके सख्ती से निपटने का। क्या वो सख्ती किस तरह हो सकती है? क्या सेना के इंटरफेयर ही केवल सख्ती है? बड़ी स्पष्ट बात है कि माओवादियों से बात करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जितने बार भी उनसे बातचीत की गई है वह बातचीत निरर्थक सिद्ध हुई है और वो बातचीत के बहाने से अपने आप को पुनः गठित करते हैं और अपने आप को पुनः सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब तक वे पूरी तौर पे अपने शस्त्र डाल नहीं देते हैं तब तक उनसे बातचीत का कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक सेना के उपयोग का सवाल है, ये बात कई बार उठी और ये सेना के शीर्ष अधिकारियों ने ये स्पष्ट कहा है कि हम भारत के अंदर अपने ही नागरिकों के ऊपर इस तरीके से सेना का उपयोग नहीं कर सकते और इस बात पे लगभग सभी की ऊपर सहमति है कि सेना का उपयोग नहीं होता। किंतु जो अर्धसैनिक बल हैं, सेना ये कहती है कि हम आपके अर्धसैनिक बलों को पूरी तौर पे प्रशिक्षित करने को तैयार है, साधन देने को तैयार है और इन अर्धसैनिक बलों का ही पूरा प्रयोग किया जाए। जैसे कांकेर में जंगलवाद का कॉलेज खुल गया है और एक सेना के बड़े वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी उसका पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसी तरीके से बाकी भी साधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए अधिकतम। तो माओवाद से निपटने का सबसे बड़ा तरीका है कि हम जितना अधिक से अधिक अपने जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उनको तेज करें और उनको निरंतर पीछे ढकेलते जाएं। पर उसके साथ दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है जिसकी ओर सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है, वो है कि जनता का विश्वास जीता जाए। जब तक हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो अपनी जनता का विश्वास प्राप्त करके उनको अपने साथ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी सारी असफलता इस बात पर है कि हमारी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। वो हमले इसलिए करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस फेल होती है, इंटेलिजेंस फेल हो जाती है क्योंकि उनके पास सबके साधन मिल जाते हैं, हमें सही इंटेलिजेंस नहीं मिलती। सही इंटेलिजेंस तभी मिलेगी जब जनता अपने आप पे विश्वास करे। डॉक्टर साहब हम आपको रोकेंगे थोड़ा, हम आपको इसलिए रोकना चाह रहे हैं कि आपने कहा जनता का विश्वास, और जनता का विश्वास आप भले कितना हासिल कर लें, लेकिन आप उन दूरस्थ अंचलों में जाइए जहां नक्सलाइट प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां के गांव वाले अगर आपका भले ही साथ देने को तैयार हो, क्या आपके पास इतनी फोर्स है कि 24 घंटे वहां पुलिस उपलब्ध रहे? वो आते हैं और मार के चले जाते हैं, पूरे कत्लेआम कर जाते हैं, गांव का गांव साफ कर जाते हैं। ऐसे में जनता का विश्वास नहीं। अब जैसा कि हमारे दर्शक ने कहा, जरूरत उस बात की है कि सख्ती से निपटा जाए, और सख्ती यानी सिर्फ सेना। हमारे साथ एक दर्शक हैं दंतेवाड़ा से, देवेंद्र, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी अपना सवाल करें। हाँ, मेरा सवाल है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी से। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा जो दिखती है, ऊपर से जो दिखती है वो कुछ और, अंदर से कुछ और है। हम जो देखते हैं कि इतना फोर्स डिप्लॉयड कर रहे हैं सबके बस्तर के अंदर, लेकिन वो खाली दिखावा के लिए है। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति यदि होती तो शायद ये नक्सलवाद जो है, हम आज से जो हम देखते हैं 5 साल से जो ये चले आ रहा है, वो 5 साल पहले ही खत्म हो जाता है। जिसमें सरकार की मुझे इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दे रही है। क्या आप मेरे बात से सहमत है? जी बिल्कुल सही, आपने सही सवाल किया है। डॉक्टर साहब उत्तर दे ही रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शक को भी सुना, हमारे दिव्येंद्र जी ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, नंबर 1। नंबर 2, अब सख्ती से निपटने, अब विश्वास का मुझे नहीं लगता है कि कोई मामला रह गया है। अब सिर्फ सख्ती और सख्ती से, जैसा दर्शक बार बार बोल रहे हैं।
ये बड़ी स्पष्ट बात है त्रिपाठी जी कि सख्ती से निपटना तो जरूर बात है, इसके बगैर तो करनी पड़ना हो नहीं, जिस तरह हालात हो गए। और हम जानते हैं, देखिए राजेश सुरोठिया जी ने एक बात कही थी कि सरगुजा में नक्सलवाद, मैं बताना चाहूँगा कि सरगुजा क्षेत्र से नक्सलवाद का लगभग पूरा सफाया कर दिया गया है। इसी तरीके से आंध्र में ग्रे हाउंड सेना ने वहाँ पे नक्सलवाद को ढकेला और वही सारे नक्सलवादी हमारे बस्तर क्षेत्र में आ गए हैं। तो अगर ग्रे हाउंड की तरीके से या कि हमारे ही अर्धसैनिक बलों ने जिस तरीके से सरगुजा क्षेत्र में काम करके उसको लगभग नक्सल समस्या से मुक्त करने की कोशिश की, ऐसी ही एक बड़ी योजना बनाकर इनके विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से दूसरी बड़ी बात यह है कि इच्छा शक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो पुराने थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा केवल नक्सलवाद से। जब नई एनडीए सरकार आई तो गृह मंत्री जी ने सब राज्यों के नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, मुख्य सचिवों को और डीजीपी को बुला के बातचीत की कि इसके लिए एक संयुक्त अभियान करना चाहिए। और उन्होंने भी कहा कि बाकायदा अधिक से अधिक सेना बल दिया जाए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इस समय 50 बटालियन जो है वो केंद्रीय से अर्धसैनिक बलों की है। छत्तीसगढ़ ने और 25 बटालियन की मांग की, लेकिन ये 25 बटालियन भारत सरकार के पास है ही नहीं। और इसके लिए हमें अपने ही साधनों को बनाकर यहाँ पे अपने पुलिस बल को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी हम इसके पूरी तरह सामना कर सकते। सेना कभी नहीं आ सकती। क्या वजह, सेना क्यों नहीं आ सकती? डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक हैं रायपुर से ही। डॉक्टर साहब हम आपको फिर रोकेंगे, हमारे साथ एक दर्शक हैं रायपुर से। लक्ष्मण जी अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे कि शहर का पुलिस है जी, और वो अंदर कर देते कुछ भी जुलूम में और उसको सुना ही नहीं होता और वो डाल देते हैं 151 में, और वहीं से जो चालू होता है नक्सलाइट का जो है मजदूर नक्सलाइट जो रायपुर से जो चालू होता है मामूली से जो आदमी है और उसका कुछ सुना ही नहीं होता, खाली डाल देते हैं पुलिस थाना में 151 लगा के हर समय, और उसका सुनाई क्यों नहीं करते और खाली पुलिस और शासन और मंत्रीगण खाली भाषण बस देते रहते हैं अपने अपने में और कोई ध्यान नहीं देते सर। और इसके ऊपर जो है कार्रवाई खाली बस अपन बहस करते रहते हैं खाली टीवी पे बैठ के, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। जी बिल्कुल, आपका सवाल आ गया है कि मतलब नक्सलवाद जो सिस्टम है, जो कार्य प्रणाली है, वही नक्सलवाद, नक्सलाइट वही पैदा करता है। आपका सवाल बिल्कुल आ गया, हम सुशील जी से भी उत्तर लेंगे, लेकिन राजेश जी अभी सुशील जी उत्तर दे रहे हैं कि सेना कभी नहीं आ सकती, नंबर 1। नंबर 2, एक जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, जो पुलिस की अपनी व्यवस्था है, जो पुलिस की तानाशाही है, उसके कारण ही नक्सलवाद पैदा हुआ, नक्सलाइट पैदा हो रहे हैं। देखिए मैं आपको त्रिपाठी जी बताऊं कि जो वहाँ की जो पुलिस है छत्तीसगढ़ की, और खासतौर से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही है, वो जमीनी हकीकत ये है कि वो खुद अपनी जान बचाते घूमती है। वहाँ पर आपको कई पुलिस वाले मिलेंगे जो दाढ़ी बना के घूमते हैं, वर्दी लगा के बाहर नहीं निकलते, वर्दी सिर्फ थाने में लगा के बैठते हैं। दर्शक में रायपुर से बोला जहाँ नक्सल प्रभावित नहीं है वहाँ की बात भी, देखिए वो उनका एक पहलू है। क्या है, जब भी कभी इस तरह के एक्शंस होते हैं तो निश्चित रूप से ये हमेशा होता है कि जो निर्दोष लोग जो होते हैं या जो नक्सलवादियों को दबाव में जाके मदद करते हैं, वो भी कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और पुलिस का तो आप जानते हैं कि जब वो कोई बहुत अच्छे असली अपराधियों को नहीं पकड़ पाती तो कई बार उनके साथ एक्सेस हो जाता है। ये बात अपनी जगह है, लेकिन सुशील जी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही है, मैं इस बात को बढ़ाना चाहता हूँ। ग्रे हैंड फोर्स का जिन्होंने उदाहरण दिया आंध्र प्रदेश का, अगर तो उससे क्या हुआ कि जब उन्हें वहाँ आंध्र प्रदेश से खदेड़ दिया, वो मध्य प्रदेश में आके घुस गए। जो उसकी वो कॉरिडोर है, रेड कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, जहाँ पहले आंध्र प्रदेश झारखंड ज्यादा प्रभावित थे, इस तरह से ज्यादा छत्तीसगढ़ हो गया। हाँ, वो क्या है कि असल में जो ज्योग्राफिकल स्थिति पूरा देखिए, वनांचल एक तो और बहुत गहरे जंगल है वहाँ पर। वहाँ पर ये दंतेवाड़ा से जो आप आगे चलें तो वहाँ पर ये लगता है अपना आंध्र प्रदेश, एक तरफ उनका जो है उड़ीसा लग जाता है, मलकानगिरी। उधर आप आए तो इस तरफ सरगुजा की तरफ से आए तो पलामू रांची लग जाता है। वो यहाँ से बस्तर से, यहाँ से होते हुए, दुर्ग से होते हुए, अपने राजनांदगांव से होते हुए और बालाघाट से बनाते हुए चंद्रपुर और गढ़चिरौली महाराष्ट्र का वो बनाते हैं। तो जब भी एक जगह से दबाव बनता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। ये एक्चुअली के यहाँ बैठ के होती है, इंटर स्टेट मीटिंग्स होती हैं नक्सलाइट्स को काउंटर करने की, लेकिन आज तक कोई ऐसा अभियान नहीं चला कि जैसे ग्रे हैंड फोर्स का अभियान आंध्र में चला, ऐसा सारे राज्यों में मिलकर एक साथ उनको चारों तरफ से घेरने का अभियान कभी नहीं चल पाया।
और वो जंगल में इतने गहरे पैठ करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये पैरामिलिट्री फोर्स तैनात तो कर दी गई है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ की भौगोलिक जानकारी नहीं है और वो चूंकि छुपकर वार करते हैं। एक बहुत बड़ी बात राजेश जी, आपने पैरामिलिट्री फोर्स की बात की, एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, ये बात भी आई है कि जो बाहर की फोर्स वहां पहुंचती है वो आदेश वहां के जिले के जो अधिकारी होते हैं, जिले का एसपी होता है, उसका मानना पड़ता है। ये निश्चित रूप से देखिए, जो सीआरपीसी के तहत जो प्रोविजन है, जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, तो ये कोई भी फोर्स काम करेगी तो उसको वहाँ के कलेक्टर और एसपी की गाइडलाइन के तहत ही काम करना पड़ेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे स्टेट का एसएएफ हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो या मध्य प्रदेश का या किसी भी राज्य का, वो कभी भी जो जिला पुलिस बल के अधीन ही रह के काम करता है। ऐसे में ये बात भी आई ना कि चूंकि अभी वहां अपरिपक्व, जिसको अनुभव नहीं है, उस तरह का कोई आईपीएस अधिकारी पहुंचता है वो एसपी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसके गलत डिसीजन के कारण इस तरह के जो मुठभेड़ हो जाती है, जो वो घात लगा के, वो अंकुश लगा के वो उन पे हमला कर देते हैं, कई लोग शहीद हो जाते हैं। ये जब इसके पहले शहीद हुई, ये बात भी उठ के आई थी। तो जो पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची है, उसका जो सरदार हो, उसका जो मुखिया हो, अगर उसके ही निर्देश पे उनका मूवमेंट हो तो संभवतः हो सकता है इसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन राजेश जी, हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और रायपुर से दर्शक हैं, डॉक्टर दीवान, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। दीवान साहब, सवाल करें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये चूंकि ये पुरानी सरकार भी बोल चुकी है, डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जो पुराने गृह मंत्री भी बोल चुके हैं कि दिस इज द मोस्ट सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वर्स्ट देन मतलब टेररिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, जो पूरी मतलब क्या है, पूर्णता को पराकाष्ठा को उन्होंने क्रॉस कर लिया है, जो मरे आदमी जवानों पर मतलब बम लगाकर दास करते हैं, जरा जरा ये बाद में मतलब किसी गला रेत देते हैं, मतलब वो बोल करके, तो क्या केवल एक उनको छोड़ा जा सकता है? मेरा स्पष्ट मानना है, इनफ इज इनफ, ओनली मिलिट्री ऑपरेशन, बुलेट मांगर्स को बुलेट से जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल सख्ती से निपटना चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी जी, राजेश जी, आप उत्तर किया। नहीं, देखिए, दीवान साहब की बात अपनी जगह है और सुशील त्रिवेदी जो बात कह रहे हैं आर्मी की अपने कंपल्सन्स की, अपनी मर्यादाओं की, वो बात अपनी जगह है। क्योंकि अल्टीमेटली वो नक्सलवाद में जो लोग हैं वो भी तो हमारे अपने लोग हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है, ये तो इस भारत की धरा के लोग। दूसरी चीज, अपने लोग हैं और गला रेत जैसा उनका कहना है, लगातार नरसंहार कर रहे हैं। दूसरी बात समझिए, देखिए इसमें क्या है, देखो इसमें नक्सलवाद की प्रॉब्लम एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही ना। जो अब नक्सलवादी क्या कर रहे हैं, माओवादी क्या कर रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सामाजिक आर्थिक समस्याओं के ताने बाने को, जो विसंगतियां विद्रूपताएं हुई हैं सामाजिक आर्थिक तौर पर, उसका फायदा उठा के तो उन्होंने पेट किया आदिवासियों के बीच में। आज उसकी आड़ में बना के वो उनके बीच में वो असुर भस्मासुर बन के बैठ गए हैं, ठीक है। तो आज वो डर के मारे हो, चाहे मन से हो चाहे बेमन से हो, वो वहाँ के जो लोकल सपोर्ट है, वो सपोर्ट बेस कैसे खत्म हो, आप देख ना। क्योंकि क्या वो वहाँ पर उनको एक लोकल सपोर्ट जो राजेश जी है अब जो निकल करके आ रहा है, वो लोकल सपोर्ट भय के कारण है। निश्चित रूप से भय के कारण है, क्योंकि देखिए वो पहले जिस चीज के लिए आए थे। अब आपको मैं एक बात बताऊं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियंस बिना नक्सलवादियों के सपोर्ट के चुनाव नहीं जीत सकता। और ये सब कहने को बात है, सब भले ही बात करते रहें, लेकिन ये चाहे अनचाहे उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, स्टेट इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट्स हैं और सेंट्रल इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है कि वहाँ के जो मैक्सिमम महेंद्र कर्मा जैसे लोगों की बात छोड़ दीजिएगा, या 2, 5, 10 विधायक और नेता ऐसे हो सकते हैं जो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि उनके नक्सलवादियों से चुनाव में सहयोग लेते हैं और तो उनके बगैर वो जीत नहीं। सरकार हो गई वहाँ। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ, शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि 2 सरकारें चल रही हैं वहाँ पर, और इस सरकार को देखिए जब तक कि ज्वाइंट ऑपरेशन 5 स्टेट का नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो इतने गहरे घने जंगल है आबूझमाड़ के, आप त्रिपाठी जी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आपको 5 मीटर के आगे कुछ नहीं दिखता है। और वहाँ की जो पगडंडियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उन सब सारी चीज़ों का वो इतना बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं कि कहीं भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तो छोड़िए, आप मिलिट्री भी ले आएंगे तो वहाँ पर चूंकि क्या देखिए, वहाँ पर राज्य पुलिस जो है, वहाँ पे जो तैनात लोग हैं वो खुद डरे हुए हैं, वो खुद वहाँ पर जाने से हिचकते हैं, तो वो फिर इनको कहाँ से रास्ता बताएंगे। आपको पता है कभी कोई घटना होती 2-2 दिन 3 दिन में पहुँचते हैं, और कितने भयंकर वहाँ पर उनकी सूचना तंत्र तगड़ा है, और सूचना तंत्र में हमारी घुसपैठ हो ही नहीं सकती है, और उसके लिए एक्शन बिल्कुल जरूरी। डॉक्टर दीवान से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये एक्शन अकेले मिलिट्री या पैरामिलिट्री का नहीं है, ये जब तक कि 4-5 स्टेट मिलके चारों 5 तरफ से घेर के
उनको आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होता। नहीं तो ऐसी सिर्फ राजेश जी ये भी बात सामने आई है, हम डॉक्टर साहब से भी उत्तर लेंगे कि इनकी कुछ संख्या में नक्सलाइट्स हैं, बाकी वो टेम्परेरी वहां की गांव वालों को मिलकर वो फोर्स तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी बड़े इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, जितने भी अटैक किए उनने, वो उसमें एक 1,500 हजार 2-2 हजार नक्सलाइट रहते हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी मात्रा में वहां नक्सलाइट हैं? नहीं, देखिए उनकी जो हार्डकोर जो है वो तो हार्डकोर स्ट्रेंथ जो है ना वो ज़्यादा नहीं रहती है, 150 लोग ही रहते हैं। लेकिन जब भी वो कभी अटैक आखिरी में करने जाते हैं तो वो आसपास के गांव वालों को भी साथ में ले लेते हैं। तो मतलब ये भय से लेते हैं या उनको देखिए उसमें कई जो है कई सहमति से जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि असहमति के कारण जाते, भय के कारण जाते हैं। तो समस्या यही होती पुलिस के साथ हो या पैरामिलिट्री फोर्स के साथ है कि वो अब मार रहे हैं जिनको तो वो असली नक्सली है या कि उनके नाम पे कोई निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। तो ये समस्या दोनों तरफ से, उन आदिवासियों का दोनों तरफ से मरण है। अगर उन्हें जरा सा उन्हें पुलिस का या पैरामिलिट्री फोर्स को मदद कर दी तो वहां से मारे जाना है। मैंने उनकी स्थिति वो तरबूजे की तरह हो गई है कि चाहे वो चाकू खरबूजा में गिरे या खरबूजा चाकू में गिरे। तो अब ये स्थितियां बड़ी विकट हैं और इसके लिए जो हार्डकोर अगर आपको नक्सलाइट से अटैक करना है तो उसके लिए आपको बूझ मार के घने जंगलों में घुसना होगा। उसके उनके एरिया होते हैं, उनके टाइमिंग कैसे घुसेंगे, आपको कैसे नहीं घुसेंगे, हम आपके पास फिर आएंगे, हम इसका उत्तर लेंगे। लेकिन एक यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, डॉक्टर साहब से उत्तर लें। डॉक्टर साहब, लगातार खबरें आ रही हैं कि नक्सलाइट समर्पण करते जा रहे हैं। 1 करोड़ का उनको जो नक्सलाइट का समर्पण करवाएगा उसको 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ऐसे में जो बातें उठ रही हैं, विपक्ष के द्वारा भी उठ रही हैं कि पैसे के लालच में कोई फर्जी नक्सलाइटों का सरेंडर करवाया जा रहा है। आपने देखा होगा सैकड़ों नक्सलाइट सरेंडर कर दिए, उसके बाद भी हजारों नक्सलाइट पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको रोकेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में। जी बोलिए त्रिपाठी जी। जी बृजमोहन जी, एक यहाँ बात, प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है, कल वो पहुंचेंगे। पहली बात तो कल रायपुर का उनका दौरा निरस्त हो गया है, ये एक छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, क्या आपको लगता है इस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अगर जूझ रहा है तो नक्सलवाद से, तो प्रधानमंत्री जी के इस दौरे पे विकास की बातें तो होंगी, लेकिन आप लोगों को और क्या ज्यादा अपेक्षाएं हैं, खासकर नक्सलवाद को लेकर और दूसरे कुछ विशेष पैकेज को लेकर? देखिए, 30 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा, 30 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं। और जो पूरा क्षेत्र नक्सल इफेक्टेड एरिया है और उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के आने से वहां पर जो सुरक्षा की फोर्सेज हैं, सुरक्षा की जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर में उनका उत्साह बढ़ेगा और नक्सलियों को भी ये बात समझ में आएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा होगी। उसके कारण पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि नक्सलवाद के खिलाफ में केंद्र की सरकार भी पूरी तरह सक्रिय है। और दंतेवाड़ा प्रधानमंत्री जी का जाना, बस्तर में जाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक सवाल यहाँ उठता, क्या आप लोग कुछ विशेष मांग करेंगे? जैसा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज मिलता है आपको, क्या उसको और बढ़ाने की बात करेंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि नक्सलवाद से लड़ने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह सपोर्ट करे, वो कर रही है। और ज्यादा वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हों और नक्सलवाद समाप्त होकर जो वहां पर हमारे ट्राइबल भाई हैं उनका विकास तेज गति से हो, यही हमारी केंद्र सरकार से अपेक्षा होगी। कांग्रेस ने विरोध किया है इसका। लेकिन कांग्रेस का काम विरोध करना है, वो विरोधी दल में है, वो कोई हमारा समर्थन थोड़ी करेंगे। जी बृजमोहन जी, हमारे साथ राजेश सिरोठिया हैं जो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी, अपना संक्षेप में सवाल करिए। हाँ बृजमोहन जी, ये नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है वो निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक यात्रा होने के साथ में एक संदेश देने वाली है कि दंतेवाड़ा पहुंचे। प्रधानमंत्री जी कश्मीर भी इस तरह से गए थे, लेकिन फॉलो अप एक्शन के रूप में जो भी हम चर्चा कर रहे थे, क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि जब तक कि चारों राज्यों जो आसपास से नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया है, चारों तरफ से जब पैरामिलिट्री फोर्स और वहाँ की स्टेट पुलिस फोर्स का मिलके ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, नक्सलवादियों के लिए और सबके लिए प्रधानमंत्री जी का उस क्षेत्र में जाना एक संदेश है कि वहां के विकास के लिए केंद्र की सरकार राज्य सरकार के साथ में है
और वो पूरी तरह कटिबद्ध है। ये संदेश ही अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और आपका कहना सही है कि अगर नक्सलवाद से हमें लड़ना है तो ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट पॉलिसी और ज्वाइंट कमांड के तहत जब तक हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक नक्सलवाद का सामना नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री जी का जाना इस तरफ कि नक्सलवाद के खिलाफ में केंद्र की सरकार राज्य सरकार के साथ में है, ये संदेश अपने आप जाता है। बिल्कुल बृजमोहन जी, हमारा आखिरी सवाल है। एक सवाल यहाँ विपक्ष बार बार उठाता है और ये आम जनता भी उठाती है कि लगातार नक्सलाइटों के द्वारा सरेंडर करवाया जा रहा है। ये बात ये कहती है कि नकली नक्सलाइटों के द्वारा सरेंडर करवाया जा रहा, पैसा जो मिलता है, मुआवजा क्या जो भी कह सकते हैं, उनको इनाम मिलता है, उसके कारण सैकड़ों नक्सलाइट सरेंडर कर चुके हैं और हजारों और पैदा होते जा रहे हैं। देखिए, ये एक कंट्रोवर्सी चलती है और इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि नक्सलवादी और उनके साथ में जुड़े हुए लोग ये बहुत बड़ी मात्रा में अनआइडेंटिफाइड लोग हैं। और इसलिए पुलिस के पास में अगर नक्सलवादियों के समर्थक अगर सरेंडर करते हैं तो वो भी एक बड़ी बात है कि नक्सलवादियों की ताकत कम होती है। और आप पिछले 1-1.5 साल में देखें तो नक्सलवादियों की घटनाएं कम हुई है और इस सरेंडर से नक्सलवादियों का मनोबल टूटता है। इसलिए वातावरण बनाने के लिए ये जो सरेंडर्स हैं ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करते हैं। जी बृजमोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि कल प्रधानमंत्री जी का जो दौरा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को वो कुछ उपहार दे के जाएंगे, कुछ नया दे के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, हमारा सवाल था, हमारा समय समाप्त हो रहा। हमारा सवाल आपसे था डॉक्टर साहब त्रिवेदी जी कि लगातार जैसा मैंने कहा कि नक्सलाइट लगातार सरेंडर कर रहे हैं और लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सरेंडर की बात है तो ये आरोप तो लगते हैं, पर यह भी सही है कि कुछ तो नक्सल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, और कुछ के संबंध में जैसा कि बृजमोहन जी ने कहा कि उनके समर्थक होते हैं और उनको भी ले लिया जाता है। और ऐसे समर्थकों को लेकर सवाल उठता है कि क्या ये नक्सलाइट हैं या नहीं। लेकिन ये इस बातों से निश्चित रूप से दबाव पड़ता है। और ये भी बात सही है कि जितनी बड़ी संख्या में इस तरीके से सरेंडर हुआ है उससे नक्सलाइटों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। और इस तरीके से हमें लगातार दबाव उन पर बनाना जरूरी है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो बात सिरोठिया जी ने कही बहुत ही बारीकी से, कि जब राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के रूप में पहली बैठक ली मई के महीने में उन्होंने यही कहा कि सारे राज्यों को खास करके ये जितने छत्तीसगढ़ के घेरे हुए महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड, इसको खास तौर पे इनको मिलके एक तरीके से संयुक्त अभियान चलाना चाहिए। मैं लगातार उस दिन दूरदर्शन टेलीविजन पे उसको बातचीत कर रहा था, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मई महीने में जब ये योजना बनी और ये कहा गया कि एक संयुक्त अभियान चलाना चाहिए, उसकी क्या स्थिति है ये मुझे आज तक नहीं मालूम। लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि हम 5 राज्यों को जब तक मिलकर नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का सामना इस तरीके से नहीं हो सकता। और पूरी तौर पे बार बार त्रिपाठी जी, मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर लोगों का विश्वास जीतना है तो आपको अपने विकास और कल्याण को कार्यक्रमों को भी उतनी तेजी से चलाना होगा जितनी तेजी से आपको ये सुरक्षात्मक अभियान चलाने होते हैं इनके नक्सलाइटों के विरुद्ध। और नक्सलाइट जिस तरीके से अपनी शक्ति को कमजोर होते देख रहे हैं, आप देखिए लगातार उनकी शक्ति क्षेत्र और पूरा इस वक्त, केवल मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के 17 जिले प्रभावित हैं, पर 3 जिले जिसमें कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर सर्वाधिक प्रभावित है। और पूरी तौर पे इसीलिए प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा जा रहे हैं, जो देश का एक सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और निश्चित रूप से उनके वहाँ जाने से जो पुलिस सैन्य बल है, जो